सो गाइस क्यूपिड लिमिटेड ने आज फिर से एक नया ऑल टाइम हाई टच कर दिया है। रैली कंटिन्यूअसली यहाँ पर बनी जा रही है। अभी आप लोग के काफी सारे कमेंट्स है क्या ये मल्टीबैगर बनेगा। देखो ये ऑलरेडी मल्टीबैग रिटर्न्स दे चुका है और कुछ कॉमन सी चीजें हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। बहुत कॉमन सी है, बहुत कॉमन सेंस इस वीडियो के अंदर यहाँ पर लेकर के चलेंगे। एंड तक देखना। शुरुआत करते हैं रीजंस। पहले एक बार फिर से इवेल्युएट कर लो कि किस रीजन से आपको आज के दिन वापस से नया ऑल टाइम हाई मिल रहा है। बायर्स 1,18,74,000 बार यहां पर आज के दिन देखने को मिल रहा है और सिर्फ 12,83,000 सेलर हैं। ये बहुत कॉमन चीज देखने को मिली है क्यूपिड लिमिटेड के अंदर पिछले लगभग 2 महीनों के अंदर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पिछले 2 महीने में बहुत कॉमन चीज रही क्यूपिड के अंदर। बार 1 करोड़ के आसपास जब भी एक्सीड कर रहे हैं, क्यूपिड लिमिटेड में एक बड़ा बूम देखने को मिला है पिछले 2 महीनों में। जिस दिन भी आपके पास 1 करोड़ प्लस बार आए हैं। वॉल्यूम डिलीवरी एक बार यहां पर नोट करें क्या। ये देख रहे हो 35% यहां पर लिखा है, यहाँ पे 32% लिखा है, यहाँ पे 23% लिखा है। ये आपका एवरेज वॉल्यूम है। 23% एवरेज मंथली वॉल्यूम, 32% वीकली एवरेज वॉल्यूम और ये आपका 35% कल के दिन का वॉल्यूम। देखो ये मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज सीखी है कि आपको अगर डिलीवरीज वीकली, मंथली और रेगुलर बेसिस पर बढ़ती देखने को मिल रही है तो आपके पास एक अच्छा मोमेंटम कैरी करता है स्टॉक। और ये चीज 99% काम करती है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इसको यूज ही कर लो, एटलीस्ट एक्सपीरियंस पहले जरूर कर लेना कि अगर आपके पास वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, डिलीवरीज बढ़ रही हैं तो आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलता है। और क्यूपिड लिमिटेड के अंदर कल आपके पास वीकली और मंथली बेसिस पर डिलीवरीज बढ़ी और आज मोमेंटम आपके सामने है। अब अभी इस समय 2 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम चल रहा है। देख रहे हैं ये कि दिन के आखिर में डिलीवरी कितनी रहती है। ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा यहाँ पर क्यूपिड लिमिटेड के लिए। लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में अभी भी है। देखो एक चीज नोट करना, लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में रहते हुए स्टॉक को लंबा टाइम हो चुका है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब ये 140 के प्राइस पर था या 50 के आसपास, तब से ये लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में है। तो ये कोई बड़ा कंसर्न नहीं होता कि लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में कोई कंपनी है तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो गई। कई कंपनीज लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में बढ़िया रिटर्न देती है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी सर्विलेंस के अंदर अगर कंपनी है, कोई भी कंपनी की सर्विलेंस में है तो वहां पर कॉशन जरूर रखना चाहिए। अगर आप फ्रेश एंट्रीज करने के लिए जा रहे हो और आपका विजन कुछ बहुत ही बड़ा चल रहा है दिमाग के अंदर, तो पहले थोड़ा सा कॉशन लेकर के ये चलना कि कहीं आपके टेक्निकल्स बेरिश तो नहीं, कहीं उन बेरिश टेक्निकल्स की वजह से आपके पास सेलर तो एक्टिव नहीं हो सकते। ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है देखने वाली। तो जब भी आप लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में किसी कंपनी के अंदर एंट्री करना चाह रहे हो तो इन दो चीजों को जरूर ध्यान में रख करके चलना। आई होप ये पॉइंट यहां पर क्लियर है। ठीक है, अभी एक और सवाल पर मैं यहां पर आता हूं। पहले टेक्निकली 53.8 पर आपका एमएफआई, 67.8 पर आपका आरएसआई है। देखो सबसे बड़ा सवाल ना, हर इन्वेस्टर जिसने इस कंपनी में एंट्री नहीं कर रखी है, जिसने इस कंपनी में इतने बड़े रिटर्न्स नहीं लिए, उसके दिमाग में सबसे बड़ी टेंशन पता क्या है कि इसका पी बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, उसके दिमाग में ये टेंशन इतनी नहीं है जो इसमें एंट्री करके बैठा लोअर लेवल से। लेकिन जिसके पास इसके अंदर एंट्री नहीं है ना लोअर लेवल पर या फिर है ही नहीं, वो सबसे बड़ी टेंशन पीई की लेकर के बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि भैया हमें पैनिक भी तो क्रिएट करना है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर पैनिक क्रिएट मत करो या मैनिपुलेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं मैं आपको कह रहा। सिर्फ एक कॉमन सेंस इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ये मेरी वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था। कंपनी का पी 298 पर है। 298 का पी आपको क्या बताता है? दो चीजें। पहला कि इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन इस कंपनी से बहुत ज्यादा हाई है। दूसरा कि ये ओवर वैल्यूड है। देखो एक्सपेक्टेशन अगर हाई होती है तो किसका मतलब क्या है कि कंपनी को अपने क्वार्टरली रिजल्ट पर उन एक्सपेक्टेशन को दिखाना पड़ेगा। और वो कोई भी कंपनी कैसे दिखाती है? अपने ग्रोथ को बढ़ा करके। ठीक है, यहां पर देखो कंपनी का ग्रोथ पिछले कुछ क्वार्टर के अंदर कितना बढ़िया गया है। ये चीज आपको अब तक मालूम है क्योंकि इस साल पर आप रेगुलर रहे हो। लेकिन अगर पहली बार आए हो तो इस तरह का ग्रोथ किसी भी कंपनी में बहुत बढ़िया होता है। अब दूसरा क्रिटिसिज्म आएगा आप व्यूअर्स की तरफ से जो नया इस चैनल पर है, वो कहेगा भैया हर बार ये ग्रोथ देना नामुमकिन है। भाई ये नहीं होता हर बार, बिल्कुल नहीं होता, डेफिनेटली नहीं होता। अब एक चीज नोट करना कि कंपनी का ग्रोथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहां पर है। अब मान लो कल के क्वार्टर के अंदर यानी कि जून क्वार्टर में कंपनी का ये ग्रोथ 120% पर आ जाए, तो क्या ये ग्रोथ इतना एक्सीड कर रहा है कि ये इसकी पी को नीचे लेकर के आ सके? पी रेशो किन रीजन से नीचे आता है? पी रेशो में चेंजेस किन रीजन से आते हैं? पहले तो ये समझना जरूरी है। कंपनी का पी रेशो बदलता है कंपनी के ग्रोथ की वजह से। कंपनी का पी रेशो बदलता है कंपनी कितना डिविडेंड रेशो दे रही है। कंपनी का पी बदल सकता है बायबैक से। इनफैक्ट बायबैक से इतना इंपैक्ट नहीं पड़ता क्योंकि बायबैक से पी जरूर नीचे आ जाता है, लेकिन अगर नीचे भी आता है तब भी जो पी होता है वो ओवर वैल्यूएशन ही बताता है।
अगर बायबैक कंपनी कोई कर रही है, उसके बाद जब पी नीचे आता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पी अंडर वैल्यूएशन के लिए नीचे आ रहा हो, तब भी ओवर वैल्यूड ही रहता है। यानी अल्टीमेटली आपके पास दो चीजें होती है, ग्रोथ कंपनी का और दूसरा डिविडेंड। ये दो चीजें जब कंपनी देती है तब आपका पी नीचे आता है, यानी कि पी नीचे आता है इसका मतलब ये है कि स्टॉक अच्छी वैल्यूएशन पर रहता है। अब आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि लोग कई बार सिर्फ पी के पीछे पड़ते रहते हैं कि भैया पी इतना है, पी 20 पर है तो अंडर वैल्यूड है, पी 200 पर हो गया तो ओवर वैल्यूड हो गया। बिल्कुल गलत चीज है ये। सिर्फ अकेले पी पर कभी भी मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस नहीं होता। इसके साथ में प्राइस टू बुक रेशियो लेकर के चलो, इसके साथ में ईपीएस लेकर के चलो, ठीक है। ये दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आई एम एनआरएसएम सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। इन रीजंस की वजह से मैं आपको ये सब चीजें बता पा रहा हूं। ऑलराइट, ये दो पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं पी के साथ समझने वाले। अगर कंपनी का पी एक रेंज के अंदर ऊपर भागता चला जा रहा है और उसका ईपीएस भी इसी के साथ भाग रहा है, दैट मीन्स कि अगर 200 का पी भी है या 280 का पी भी है, तब भी कंपनी की वैल्यूएशन काफी स्टेबल है। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर पी जो है आपका ऊपर की तरफ भाग रहा है लेकिन ईपीएस जो है नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहा है, या फिर इस तरीके से है आपका पी रेशियो, कुछ ईपीएस कुछ इस तरह से ट्रेजेक्टरी शो कर रहा है, इसका मतलब यह है कि पी ओवर वैल्यूएशन बता रहा है। इस समय क्यूपिड लिमिटेड के अंदर पी, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि दो चीजें बता रहा है, एक तो एक्सपेक्टेशन, दूसरा ओवर वैल्यूड। डेफिनेटली पी आपको इस समय ओवर वैल्यूएशन ही बता रहा है, क्योंकि ईपीएस की ट्रेजेक्टरी इस तरह से नहीं है, रादर इस तरीके से समय चल रही है। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब यह है कि कंपनी को जो आप ग्रोथ देना है ना, वो 120, अभी कंपनी लास्ट 16 दी 116, यानी अब कंपनी को 150 या प्लस का ग्रोथ देना पड़ेगा ताकि इसका ईपीएस तेजी से बढ़े और पी के कॉन्ट्रास्ट में कैरी कर सके उस चीज को, ताकि ओवर वैल्यूएशन का सवाल यहां पर ना उठे। मैं यहां पे कुछ डरा नहीं रहा, मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं यहां पे, और कुछ भी नहीं है। देखो, मैंने क्यूपिड लिमिटेड में 120 पर एंट्री करी है, मेरी 120 पर एंट्री है। क्या मैं इन चीजों से पैनिक यहां पर हो जाऊंगा? शायद नहीं। लेकिन अगर मेरी एंट्री अभी रिसेंट हाई पर है, 230 या किसी भी प्राइस पर है, तो डेफिनेटली मुझे इन चीजों का कॉशन और ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इन चीजों को नजरअंदाज करूंगा और सेलिंग अगर यहां पर आई कुछ भी, तो मेरे पास मेरा पोर्टफोलियो जो है थोड़ा सा बिगड़ सकता है। मुझे बस इस बात का एक छोटा सा कॉशन रखना है। इसका मतलब ये है कि जब भी इस तरह की चीजें आपके पास में होती हैं और जब भी आपके इन्वेस्टर 230 के पास एंट्री करते हैं, वो कॉशन लेकर के चलते हैं हमेशा, और वो बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। और ये प्रॉफिट बुकिंग नजर कैसे आती है? कुछ इस तरीके से। यहां पर देखो, ये प्रॉफिट बुकिंग आपको कुछ इस तरीके से नजर आती है, बीच बीच में सेलर एक्टिव होते हैं। ऑल्दो क्यूपिड लिमिटेड ने टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत बढ़िया काम किया है। 7 ईएमए को एक बेस बनाते हुए ये रैली अभी तक कैरी करी है। 7 ईएमए को बेस बनाते हुए, 7 ईएमए 21 ईएमए के ऊपर है, इससे चीजें कुछ हो ही नहीं सकती। टेक्निकली ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो अभी आप देख रहे हो मैंने कितनी सारी चीजें आपके सामने रखी, फंडामेंटल, फाइनेंशियल से लेकर के कंपनी का ग्रोथ, कंपनी का डिविडेंड वॉल्यूम और आपका डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज, साथ में 7 ईएमए पर भी हम यहां पर आ चुके हैं। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए क्यूपिड में रैली बनी है। ये कोई फेक रैली नहीं है। काफी सारे, मैं आपको तभी कह रहा था कि जो इसमें एंट्री नहीं कर पाया ना, वो यही कह रहे हैं कि भैया मैनिपुलेशन है, रिटेलर को फंसा देंगे, फेक रैली है, ये है, वो है, ऑपरेटर गेम चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको अभी तक जो भी चीजें इस वीडियो में अभी तक आपने यहाँ पर समझी, ये एक मार्केट का फैक्चुअल कॉन्सेप्ट है। अगर कॉशन है तो डेफिनेटली वो आपको लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में नजर आ रहा है। अगर कॉशन है तो डेफिनेटली वो आपके हाई पी के तरफ नजर आ रहा है। अगर कॉशन है तो वो आपके ग्रोथ पर दिख रहा है कि भैया अगर कंपनी को इतना ग्रोथ कंपनी देती है तो बढ़िया है, लेकिन अगर इसके आसपास का ग्रोथ कंपनी का रहा तो अच्छा नहीं है। तो सब चीजें आपके सामने हैं। जरूरी ये है कि आप इन सब पॉइंट्स को किस तरीके से एनालाइज करते हो। और यस, कॉशन आपका तब तक रहेगा जब तक कंपनी का ग्रोथ और ज्यादा ना बढ़े। कंपनी का ग्रोथ अगर और अच्छे से बढ़ता है तो ईपीएस को मदद मिलेगी, क्योंकि इस समय ईपीएस इस वाले क्राइटेरिया के अंदर बैठा हुआ है और पी रेशियो कंपनी का भी इस वाले क्राइटेरिया में बैठा हुआ है, जो कि बताता है कि यस ओवर वैल्यूएशन है, थोड़ा सा कॉशन रहना चाहिए यहां पर। बट स्टिल रैली कैसे कैरी करेगी? अगर कंपनी इस ग्रोथ को कंटिन्यू करती है तो रैली भी कैरी करेगी फर्दर। कुछ नया जानने को इस वीडियो में मिला हो, सब्सक्राइब जरूर करते जाना। मिलता अगले वीडियो में।